मैं अपने देवर को यही बोलती हूँ कि देखो हम दोनों मियाँ बीवी को दिक्कत होता है, एक ही रूम में आप भी सोते हो, देवर शादी लायक का है, हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ मुझे बात करना होता है। मेरे पति को कभी ये नहीं था कि हाँ मेरा भाई यहाँ से चला जाए, साथ में ही बिस्तर लगाता था मेरा पति, और बीच में मैं सोती थी, एक तरफ मेरे देवर एक तरफ मेरे पति। लेकिन मेरे पति को ये शर्म नहीं आता था कि मेरी बीवी से मेरा भाई भी टच हो सकता है। उन्होंने बोला कि शादी करके फिर हम अलग अलग अपनी अपनी नौकरी पे वापस चले जाएंगे, शादी के बंधन में बन जाएंगे, तो एक दूसरे पे विश्वास हो जाएगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो इन्होंने बोला सोचो मत, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ। फिर इन्होंने बिना बताए ट्रेन पकड़ लिया और दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच के मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे वीडियो कॉलिंग की, मैं कट के मर जाऊँगा अगर तुम स्टेशन पे मेरे पास नहीं आओगी, तो वीडियो कॉलिंग करो, मैं अभी ट्रेन के नीचे आ जाऊँगा। फिर क्योंकि जब प्यार होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग अपने माता पिता को ही गलत साबित कर देते हैं। लेकिन जब वही प्यार धोखा देता है तब उनको समझ में आता है कि माता पिता से बढ़कर इस धरती पर कोई साथ देने वाला नहीं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी अयोध्या में है और आपको एक ऐसी प्रेम कहानी से रूबरू कराएंगे जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लोग प्यार का नाम सुनते हैं तो रोवे खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्यार में जिसको धोखा मिलता है वही प्यार से इतना डरने लगता है। हमारे फ्रेम में एक ऐसी महिला हैं, क्या कुछ घटना इनके साथ हुई थी, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। क्या कुछ आपके साथ घटना हुई बताइएगा। मैंने प्यार किया था, लड़का इधर अमेठी के हैं जिनसे मैंने प्यार किया था, वो यूपी अमेठी जिला से हैं और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा पालन पोषण पंजाब में हुआ है। दिल्ली में मैं जॉब करती थी और ये गुजरात में नौकरी करते थे। तो ऐसे ही मतलब वीडियो चैट से प्यार की, तो धीरे धीरे हमने मोबाइल पे बात करते करते हम दोनों फिर आपस में शादी कर लिए मंदिर में जा कर के, और फिर मंदिर में जाके शादी कर ली। तो फिर मैं इनके घर गई थी, घर गई तो इनके पतरे का घर था, तो मुझे लगा कि पतरा का घर पानी बरस। अच्छा, ये प्यार का सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है, कैसे आपकी मुलाकात हुई? आपने बताया कि प्रेमी जो आपके कहीं और के हैं, तो फिर कैसे मुलाकात होती है, कैसे? वो गुजरात में नौकरी करते थे, मैं दिल्ली में जॉब करती थी। तो ये मुझे फ़ोन पे बताए कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। मैं बोली नहीं, आप मेरे साथ मेरे पास मत आना, मैं जॉब करती हूँ, मुझे जॉब पे से छुट्टी नहीं मिलती है। इन्होंने बोला आपको आना पड़ेगा। मैं बोली मुलाकात कैसे होती है आपको? मुलाकात ऐसे ही होती है कि जैसे मैं पहले ब्लॉग वीडियो बनाती थी, ब्लॉग वीडियो से मुझे ये मैसेज करते थे। तो मतलब 4000 वीडियो पे करीब 4000 से ज़्यादा मैसेज इन्होंने कर दिया था, 4000 नंबर भेज दिया था, मोबाइल नंबर 4000 बार भेज दिया था इन्होंने। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये कोई ज़रूरी बात करनी हो, कोई रिश्तेदार हो, या तो मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने इनको अचानक कॉल किया कि सर क्या बात है, आपने इतना नंबर भेजा, इतने मैसेज कर रहे हो, क्या बात है, आप बताओ मुझे। बोला मैम मुझे आपसे ज़रूरी बातें करनी है। मैं बोली कि सर ठीक है आप बताइए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने बोला सर आप मुझे बताइए। इन्होंने यही बोला कि मैम मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी को एक अच्छी बहू चाहिए जो कि आप मुझे लगती हो कि आप मेरे घर को संभाल लोगी, मेरी माँ को संभाल लोगी, मेरा पापा नहीं है। तो मैं बोली सर अभी इस मामले में कुछ आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली में मकान खरीदना है, तो अभी मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं यही बोली कि अभी मुझे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इन्होंने बोला कि शादी करके फिर हम अलग अलग अपनी अपनी नौकरी पे वापस चले जाएंगे, शादी के बंधन में बन जाएंगे, तो एक दूसरे पे विश्वास हो जाएगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो इन्होंने बोला सोचो मत, मैं ट्रेन पकड़ रहा हूँ। फिर इन्होंने बिना बताए ट्रेन पकड़ लिया और दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच के मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे वीडियो कॉलिंग की, जाऊंगा अगर तुम स्टेशन पे मेरे पास नहीं आओगी, तो वीडियो कॉलिंग करो, मैं अभी ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गलत इंसान नहीं है, जो मेरे लिए जान दे सकता है वो मुझे कभी दुखी नहीं कर सकता है। तो फिर मैं इनके पास अपने मैडम से झूठ बोला कि मैम मेरी नानी मर गई है, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। मैं मैम से छुट्टी ली और फिर मैं गई इनके पास दिल्ली स्टेशन में। तो ये मुझे मिल के फिर गले उले लगाए मुझे, और फिर मैं बोली देखो मैं यहाँ पे तो मतलब कि मैं बोली इनको शादी से पहले हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे ऐसा। तो इन्होंने बोला ठीक है, शादी के बाद तो एक दूसरे को टच कर सकते हैं। मैं बोली हाँ ठीक है। तो मैं फिर पंजाब लेके इनको अपने घर गई। अपने घर ले गई तो मेरे मम्मी भाई सब पूछे कौन है लड़का। मैंने बोला मेरे ऑफिस में मेरे साथ जॉब करते हैं, तो वो अपने दोस्त से यहाँ पे पंजाब मिलने आए हैं। तो मेरी मम्मी पापा बोले चलो ठीक है। तो इन्होंने बोला कि चलो शेरपुर, वहाँ पंजाब में शेरपुर है मार्केट एक, बोला चलो शेरपुर घूम के आते हैं, मैं अपने दोस्त से मिल के आता हूँ। मेरी मम्मी के सामने ऐसा बोला, हम दोनों ने प्लान किया कि ऐसा बोलना है। तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं अपने दोस्त से मिलने जाता हूँ, एक बार आप चलिए। तो मैं बोली मम्मी मैं इनको दोस्त से मिलवाने लेके जा रही हूँ। इसी बहाने हम घर से निकले, मंदिर में शादी करके शाम को घर वापस आए। तो वापस आए तो मेरी मम्मी पूछी कि तुम दोनों ने शादी किया, सिंदूर देखा था माथे में।
तो मैं बोली नहीं, मैं डर से रोने लगी। मैं बोली नहीं। तो मेरे पति से पूछी तो मेरे पति बोले हाँ मम्मी जी, मैंने शादी किया और आपकी लड़की को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा और अच्छे से रखूँगा, रानी बना के रखूँगा। कहीं न कहीं वो अपने प्यार में आपको फंसाता गया और आप उसकी बातों में जो है बहकती गई। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आपने इस बात को अपने माता पिता को भी नहीं बताया, उससे जो है शादी कर लेती हैं। फिर आपने माता पिता को क्यों नहीं बताया कि अपने माता पिता से लोग बताते हैं, फिर आपने उनको क्यों नहीं बताया? मैं सोचती थी अगर मम्मी पापा को बताऊंगी तो मेरे भाई इनको पीटेंगे और फिर हमारी शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया से बहुत डरती थी। तो इसीलिए मैं अपने डर से मैं अपने फैमिली में नहीं बताया और मैं चुपके से शादी करके मैं सोची शादी कर लूँगी चुपके से, ये अपने गुजरात चले जाएंगे, मैं अपने नौकरी पे दिल्ली चली जाऊँगी तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, मैं ऐसा सोची थी। फिर उसके बाद फिर क्या कुछ आपके घटना आपके साथ होती है कि इन दिनों आप कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रही हैं और भटक रही हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब जो मेरे पति हैं, मैंने नौकरी जॉब बंद कर दिया क्योंकि मेरा बेटा है 1 साल 4 महीने का। 1 साल 4 महीने का मेरा बेटा। कितने दिन बाद होता है आपको? बेटा मेरे शादी का हुआ है, अभी मेरा शादी का 5वां साल चल रहा है और मेरा बेटा है 1 साल 4 महीने का। जब आपकी शादी हुई थी तब उस समय आपकी क्या उम्र थी? 18 साल। हाँ जी। उसके बाद आप उसके साथ रहती हैं कि आप दिल्ली में ही रहती हैं? दिल्ली में मैं सिर्फ 1.5 साल जॉब करी थी इनके शादी के बाद। शादी के बाद मैं 1.5 साल जॉब की। 1.5 साल के बाद ये मुझे गुजरात ले आए अपने पास। फिर मैं यहाँ गुजरात में जॉब। क्यों लेकर गए आपको? कि मैं अब साथ रहूँगा, तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगा मैं। अपने पति के लिए, मतलब कि कुछ पत्नी का भी फर्ज निभा तू, मेरे घर के लिए जितना बन गया, जो हो गया, अब मेरे साथ रह एक बीवी बन के। तो मैं फिर इनके साथ आ गई। जब आपकी शादी होती है तो आप दोनों आते हैं, उसके बाद वो गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं, आप दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर उस समय क्या कुछ बातें होती हैं? ये बोले कि आप देखो, मेरा सपना था कि मुझे दिल्ली में मकान लेना है। मैं कमा के पहले, शादी से पहले मैंने 2,70,000 रुपया अपने पास रखी थी कमा के, बैंक बैलेंस। तो मैंने सोचा कि मुझे 5 लाख में 2 रूम का सेट किस्त पे मिल रहा था दिल्ली में उस समय। तो मेरा दिल्ली का ही आधार कार्ड भी है, सारा कुछ है, तो वहाँ मेरा मिल जाता। मैं बोली कि लोन पे ले लेती हूँ 2.5 लाख रुपया जमा करके और बाकी किस्त बंध जाएगा हर महीने का। मैंने इनको यही बोला कि मैं कमा के अपना घर लूँगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। तीनों ने बोला कि नहीं, शादी कर लो, उसके बाद घर ले लेना। तो फिर मैं जब शादी कर ली तो फिर इनकी माँ ने अपनी माँ को लाइन पे ले लेके मेरे से बात करवाते रहे कि घर दिखाते रहे। जब वो शादी करके यहाँ से जाता है गुजरात, उसके बाद कब फ़ोन करता है? फ़ोन मतलब कब करता है? उसी दिन, जिस दिन मतलब हम अलग अलग हो जाते हैं ना, उसी दिन वो गुजरात जब पहुँच जाता है तो कुछ बातें होती है। ड्रिंक किया होता है उस दिन। ये ड्रिंक करके मुझे बोलता है कि मुझे छोड़ के तू चली गई। तो मैं यही बोली कि देखो बाबू, आपने प्रॉमिस किया था कि तू शादी के बाद हम अलग होके कमाएंगे। तो इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तू शादी के बाद भी अपना कमा के दिल्ली में मकान ले सकती है। तो ये आपको पहले से पता था कि ये लड़का ड्रिंक करता है? नहीं, मुझे नहीं। इन्होंने कसम खाया था कि मैं ड्रिंक भी नहीं करता हूँ, मेरा कोई भी गलत किसी से संगत नहीं है। लेकिन जब शादी हुआ, जब वो फ़ोन करता है तो आपको कैसे पता चला कि ये ड्रिंक किया है? उनके बातों से बहुत, मतलब कि उनका जो एक दोस्त था, उन्होंने फ़ोन लिया जब ये बहुत रो रहे थे। उन्होंने लिया तो मैंने पूछा कि सर ही, जब मैं जॉब करती थी तो ज़्यादातर सर वाला लैंग्वेज यूज होता था। मैं बोली सर इन्होंने ड्रिंक किया है मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखे हैं तो मैं इनको रूम में ताला लगा देता हूँ। तो उनको रूम में बंद करके उन्होंने रखा और मुझे उनकी वीडियो और दारू की जो फ़ोटो वीडियो होती है पीते हुए सारा वीडियो बना के उन्होंने, उनका दोस्त ने मुझे भेजा। तब उस समय आपके दिमाग में नहीं आया कि ये लड़का सही नहीं है, हमें इसी वक्त इसे छोड़ देना चाहिए? फिर कैसे आपने उसके साथ रहना पसंद किया? मैं उस समय फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दी जब मैंने ड्रिंक का सारा कुछ देखा। तो फिर उन्होंने जब होश में आए वो तो मेरी मम्मी को फ़ोन किए कि मम्मी मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं पहली बार किया हूँ ड्रिंक। अपने बेटी को बोलिए मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से निकालें, नहीं तो मैं उसके बगैर मर जाऊँगा और मर जाऊँगा तो एक माँ बेटा का हो जाएगी, एक माँ का आँचल। ऐसा मेरी मम्मी बोला। बड़ा आपको झांसा दिया? हाँ जी। तो मेरी मम्मी फिर मेरे को फ़ोन की कि बेटी अब जो कर ली है, अच्छा बुरा जैसा भी, अब उसके साथ रह, उसका नंबर ब्लैक लिस्ट से निकाल दे, नहीं तो वो लड़का कुछ कर लेगा तो बाद में तू भी फंसेगी, हम भी फंसेंगे। ऐसा तो इस करके मैं ब्लैक लिस्ट में से निकाल दी नंबर। फिर मैं अपना बातचीत करने लगी। बातचीत करते करते फिर 1.5 साल हो गया मुझे। 1.5 साल में हर महीने सैलरी उठाती थी 25,000 रुपया महीना, तो यहीं अपनी सास को भेजती थी मैं। घर का जितना कहाँ आप जॉब करती थी फिर उसके बाद? 1.5 साल तो मैंने गुजरात, वहाँ दिल्ली में ही, शादी के बाद भी 1.5 साल मैंने दिल्ली में ही जॉब किया। लेकिन जब 1.5 साल मैंने दिल्ली किया तो 1.5 साल के बाद मेरे हस्बैंड मुझे गुजरात लेके आ गए कि मैं अब अपने बीवी के साथ रहूँगा। गुजरात में आप कितने दिन रहती हैं? वहाँ कैसे आपके साथ माहौल होता है? गुजरात में 3.5-4 साल रही हूँ मैं, तो जॉब करी हूँ। वहाँ आपको कभी परेशानियाँ, कोई दिक्कत किसी चीज़ का? जब तक मैं पैसा कमा के देती रही तब तक मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया गया। देवर सिर्फ टॉर्चर करता था, पति उतना नहीं करते थे। लेकिन जब से मैंने पैसा देना बंद किया, मेरे पति भी मेरे साथ बहुत बुरा। देवर भी रहता था? साथ में ही रूम में ही रहते थे। हाँ जी।
वो किस तरीके से आपको टॉर्चर करता था? जैसे कि मैं वो ड्यूटी से आते थे तो मैं शुरू में गुजरात में जॉब नहीं करती थी, जैसे गई ना तो नई बहू थी उनके लिए, तो शुरू में नहीं करती थी। तो जैसे वो आते थे तो उनके 2-4 सेट कपड़ा इकट्ठा गंदा करते थे वो मेरे देवर, मतलब तो मैं बोलती थी कि मैं अभी नहीं धोऊंगी, मैं कल धो दूंगी। तो फिर वो मेरा कई बार गर्दन पकड़ लेते थे कि कैसे नहीं धोगी, फ्री का खाती हो क्या, मतलब ऐसे ही धोए के परवे करी, ऐसे बोलते थे। क्या इस चीज़ को आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताया? मैंने बताया, मेरे हस्बैंड बोले कि छोटा भाई है, क्या करेगी, छोटा है, हम बड़े हैं, तो बड़ी भाभी है, बड़ी तू सुन सकती है, ये सबको टालते हुए। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद तो फिर मैं अपने देवर को बोलती हूँ, जैसे साथ में होते हैं तो मेरे साथ मारपीट करते हैं, तो मैं अपने देवर को यही बोलती हूँ कि देखो हम दोनों मियाँ बीवी को दिक्कत होता है, एक ही रूम में आप भी सोते हो, देवर शादी लायक का है, तो हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ मुझे बात करना होता है। मेरे पति को कभी यह नहीं था कि हाँ मेरा भाई यहाँ से चला जाए, साथ में ही बिस्तर लगाता था मेरा पति, और बीच में मैं सोती थी, एक तरफ मेरे देवर एक तरफ मेरे पति, लेकिन मेरे पति को ये शर्म नहीं आता था कि मेरी बीवी से मेरा भाई भी टच हो सकता है। इस चीज़ को आपको अपने पति से ब्लेम करना चाहिए ना। मैं बहुत बार बोली, इसी चीज़ को मैं बहुत बार बोली कि अपने भाई को रूम अलग दिलवा दो। जब वो मेरा पति देवर काम करता था तो भी वो पैसा 1 रुपया भी घर में नहीं देता था, तो वो कहता था मेरा भाई का रूम है, मैं अपने भाई के रूम से नहीं जाऊँगा। तो मैं उस समय आपको क्यों नहीं समझ में आया कि फिर भी हमें इनको छोड़ देना चाहिए, ये लोग सही नहीं है? मैंने छोड़ के बहुत बार अपनी माँ के घर आ गई, अभी मैं छोड़ के अनाथ आश्रम चली गई, वहाँ मेरी वीडियो पड़ी है, मायका स्वीट होम अनाथ आश्रम है, मैं वहाँ अपना बच्चा लेकर के चली गई रहने के लिए। मायका स्वीट होम अनाथ आश्रम में मैं 25 दिन रही हूँ, वहाँ भी वीडियो बनाए, वहाँ भी इन्होंने अपनी गलती कबूल करके मुझे ले आए कि अब ऐसी गलती मेरी नहीं होगी, फिर से माफ़ी वाफ़ी मांग के मुझे ले आए, और फिर मेरे साथ मारपीट ऐसा किए हैं कि इस बार मैं लग रहा था जान से मार देंगे। फिर उसके बाद आप गुजरात से घर कब आती हैं, और घर के बाद आपके पास मतलब साथ क्या कुछ घटनाएं? मुझे गुजरात से आए 4 महीने ससुराल हो गया है, ससुराल 4 महीने से? हाँ 4 महीने हुआ है मुझे सिर्फ ससुराल आए हुए। 4 महीने के अंदर क्या कुछ आपके साथ 4 महीने में मुझे एक दिन भी चैन से सुकून से नहीं रहने दिए, ना मेरी सास, ना मेरा देवर, ना मेरे पति। क्यों? क्योंकि इसलिए मेरे पति तो अब यही बोलते हैं कि तेरे अंदर कुछ नहीं रह गया है, अब तू किसी लायक की नहीं है, तेरा बच्चा हो गया है, और जो जिसको बच्चा हो जाता है वो कोई काम की नहीं रह जाती है, ये बोलते हैं। और बाकी तो सास भी है वैसे बोलती। मैं यही बोली कि देखो मैं कमा के घर भी बनाई हूँ, और मैं सास को रोटी भी बना के दे रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, और जो मेरी देवरानी आई है 5 महीने उसके शादी को हुआ है, तो मेरी देवरानी उनको सास को रोटी नहीं दे रही थी, और मैं बच्चा लेके परेशान हो के अपनी सास का सेवा कर रही हूँ, कपड़ा धो रही सब, तो मुझे तो बुरा लगेगा कि मैं बड़ी होके कर रही हूँ, वो छोटी होके नहीं कर रही है। तो जब मेरा देवर पहले मुझे मारता था कि मेरी सास को मेरी माँ को रोटी बना के नहीं दोगी, मेरी बीवी आएगी तो मेरी माँ को हाथ पे बिठा के रखेगी, तो मैं वही देखती थी कि जो मेरा देवर बोलता था आज उसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। मेरी सास को रोटी भी नहीं दे रही थी बना के, ना कपड़े धो दे रही थी। मैं यही बोली कि अगर मेरी सास अगर तुम्हारी माँ का भी नहीं सेवा कर रही है, और माँ का बेटा के साथ लेके ऐश कर रही है गुजरात जाके, तो मैं अकेले जब सब कुछ करूँगी तो इस घर में उसका कोई हक नहीं बनता है कि रहे, जबकि वो घर भी मेरे पैसे से है और सेवा भी सास का मैं कर रही हूँ। तो उस घर में तुम्हारे भाई का इस पे से नाम हटवा दो, इस घर में से मैं अकेले सेवा करूँगी, अकेले तुम्हारी माँ का, तो अपना उनको बोलो खेत में। यहाँ जब आप आती हैं तो घर की क्या स्थिति होती है? आप बोल रही हैं कि हमने ही घर जो है अपने पैसों से बनवाया। घर टीना का था, पूरा गांव देखा है। घर जब मैं आई थी यहाँ तो यहाँ लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं था। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाई, पानी पी क्यों जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरी सास बोली चलो खेत में जाना है, और मैं खेत में कभी गई नहीं हूँ वॉशरूम के लिए। तो मैं बोली भैया इससे अच्छा खाना ना ही खाई हूँ तो ठीक है। मैं 2 दिन रही तो मुझे घबराहट हुआ कि नहीं इस घर में बाथरूम कहाँ जाऊँगी, तो फिर मैं 2 दिन रह के अपने सास का इलाज करा के सुल्तानपुर हॉस्पिटल ला के अपने सास का इलाज कराई। फिर मैं 2 दिन बाद दिल्ली पहुंच गई। फिर जो मैं अपने पास जमा पूंजी राशि रखी थी 2,70,000 रुपया, 2,70,000 रुपया, तो मेरी सास ने चारों तरफ दीवार घेरवाया ईंटा गिरवा के। तो इसके बाद जैसे ये तो आपके साथ घर वालों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, तो आपके पति ने आपका कितना सपोर्ट किया? सपोर्ट नहीं करते क्या? कभी नहीं करते हैं मेरे पति, हमेशा यही कहते हैं। शुरू में था कि मेरी माँ का सेवा नहीं करती है। अच्छा, जब से आपके पास एक बच्चा आया, एक बच्चे का जन्म हुआ, तब से आपके पति आपको मतलब ठुकरा दिए पूरी तरह से? तब से पूरी तरीके से इन्होंने ये बोल दिया ना कमाती है ना पैसा देती है, तू किसी काम की नहीं है। जब तक मैं पैसा देती रही तब तक मैं अपने पति के लिए थोड़ा बहुत अच्छी थी, पूरी नहीं थोड़ा बहुत अच्छी थी। लेकिन आपने अपने माता पिता को ठुकरा कर कहीं ना शादी करती हैं बिना बताए हुए, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी प्यार करने वालों को? क्योंकि जब प्यार होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग अपने माता पिता को ही गलत साबित कर देते हैं, लेकिन जब वही प्यार धोखा देता है तब उनको समझ में आता है कि माता पिता से बढ़कर इस धरती पर कोई साथ देने वाला नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूँगी सभी भाई बहन से कहना चाहूँगी, भाई तो नहीं, बहन से कहना चाहूँगी, मेरी बहन लोग आप कभी लव मैरिज नहीं करना। आज मैंने लव मैरिज पैसा भी खर्चा किया, ससुराल में घर भी बनवाया और आज मुझे ही घर से बेघर कर दिया गया। मेरा 1 साल का बच्चा है, उस बच्चे पे भी मेरे पति को तरस नहीं आया कि वो उसका खून है और आज बुरी तरीके से मार पीट के मुझे रात को 12 बजे उस घर से निकाल दिया गया। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ अयोध्या में, ये सिर्फ यूट्यूबर थी दीदी, मैं इनको यूट्यूब से जानती थी, पता लगाते लगाते यहाँ मैं आई रहने के लिए। आप सोशल मीडिया पर इन सब बातों को रख रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या कुछ बताना चाह मैं रही हैं? यही कहना चाहती हूँ कि प्यार करके कोई शादी ना करे, लव मैरिज ना करे। लव मैरिज मतलब करना एक मौत के बराबर है, मैं यही समझ रही हूँ, एक मौत के बराबर है लव मैरिज अब करना। आप अपने पति के घर नहीं जाएंगे? नहीं तो नहीं, फिर कहाँ जाएंगे? अपने मम्मी के घर जाऊंगी। पापा में, हाँ पापा पंजाब हैं, अभी आएंगे लेने के लिए कल, तो मैं अपने पापा के साथ पंजाब चली जाऊंगी। मम्मी की याद आने लगी वही जब प्यार ने ठुकरा दिया। हाँ जी, एक समय था कि वही प्यार के लिए आपने मम्मी पापा को 3 साल तक बातें नहीं की। बातें नहीं की, मैं उनके लिए अपने मम्मी पापा को 3 साल छोड़ दिया। मेरी माँ ने सिर्फ ये बोला था कि वो लड़का सही नहीं है, तो मैं ब्लैक लिस्ट में अपने मम्मी पापा का नंबर डाल दी थी। मैं मतलब अपने पति के चक्कर में अपने माँ बाप को मैंने छोड़ दिया था। आपको लगता है हमने गलती किया या नहीं? मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ और जो मेरे से गलती हुआ मैं नहीं चाहती हूँ कोई बहन करे गलती ऐसी। जो ये सब बातें आप बोल रही हैं होशो हवास में, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने होश से बोल रही हूँ, मुझे अब उस घर नहीं जाना है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो कि इनकी एक प्रेम कहानी है। वो प्रेम कहानी दिल्ली से शुरुआत होती है और जब इनको प्यार हुआ था उस समय इन्होंने अपने माता पिता को ठुकरा दिया, लेकिन जब वही प्यार धोखा दे रहा है तो अब इनको अपने माता पिता की याद आने लगी है। ऐसे में इनके साथ एक बेटा है और इनका पति जो है इनको पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब ये दर दर ठोकरें खा रही हैं। इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक समाज में संदेश भी देने का काम किया। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।